हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के अध्याय 6 जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न 1, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास में लड़कियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। उस समय परिवार में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था। प्राय लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। उनके पैदा होते ही घर में मातम छा जाता था। अतः लेखिका के परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। इसलिए जब वे पैदा हुई तो उनकी बड़ी खातिर हुई और उन्हें वह सब कुछ नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। ख है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़का लड़की को समान दृष्टि से देखते हैं और लड़कियों का अच्छी तरह से पालन पोषण के साथ में उन्हें खूब पढ़ाते लिखाते भी हैं। लेकिन संकीर्ण मानसिकता की आज भी कमी नहीं है। भ्रूण हत्या इसका उदाहरण है। जन्म के बाद उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। परिणाम स्वरूप आज लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। प्रश्न 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा चाहते थे कि वे उर्दू और फारसी सीखें। इसलिए लेखिका को उर्दू फारसी सिखाने के लिए एक मौलवी को भी उन्होंने लगाया, परंतु लेखिका की उर्दू फारसी सीखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेखिका मौलवी के आते ही चारपाई के नीचे छिप जाती थी। परिणाम स्वरूप वह उर्दू और फारसी नहीं सीख पाई। प्रश्न 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी कि उनकी माँ में ऐसी क्या विशेषताएं थी जिनका उल्लेख लेखिका ने किया है। तो लेखिका ने अपनी माँ की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे लेखिका की माँ हिंदी और संस्कृत की ज्ञाता थी। नंबर 2, वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी और पूजा पाठ किया करती थी। नंबर 3, गीत लिखने के अलावा वह मीरा के पदों को गाया करती थी। नंबर 4, वे सांप्रदायिक सद्भाव रखती थी। नवाब साहब के परिवार से उनका पारिवारिक संबंध था। और 5वां है, बच्चों को शिक्षित एवं संस्कार युक्त करने के प्रति वे विशेष जागरूक थी। प्रश्न 4, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो जवारा के नवाब के परिवार के साथ में लेखिका के बिना किसी भेदभाव के घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे। दोनों ही परिवार के लोग सुख दुख, पर्व त्योहार, जन्मदिन आदि सभी मौक़ों पर आपस में आत्मीयता रख कर के सम्मिलित होते थे। उनमें सांप्रदायिक कट्टरता तो जरा सी भी नहीं थी। महादेवी से नवाब साहब का लड़का राखी बंधवाता था और मुहर्रम पर उनके यहाँ से सभी बच्चों के लिए कपड़े आते थे। इस प्रकार का स्नेह भाव आज के संदर्भ में तो स्वप्न जैसा ही लगता है, क्योंकि आज सांप्रदायिकता एवं धार्मिक कट्टरता ने लोगों में अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 5, जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते या होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। तो जेबुन्निसा के स्थान पर यदि मैं लेखिका के लिए कुछ काम करती तो मैं भी उनसे निम्न प्रकार की अपेक्षाएं रखती। जैसे प्रेम, सम्मान और बराबरी की अपेक्षा रखती,
महादेवी एक कविताएं लिखने में माहिर थी, तो मैं उनसे कविताएं लिखना और पढ़ना सीखती। पढ़ाई के संबंध में उचित सहायता और सहयोग की अपेक्षा करती। प्रश्न 6। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा के निवारण में काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। चूंकि देश या समाज के हित को व्यक्तिगत हित से श्रेष्ठ माना गया है तथा इससे सभी को खुशी भी होती है, इसलिए महादेवी वर्मा जैसा पुरस्कार यदि मुझे भी मिले तो जरूरत पड़ने पर मैं उसे देश में हित में या फिर आपदा के निवारण में देने में संकोच नहीं करूंगी। मैं ऐसे कार्य से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करूंगी। प्रश्न 7। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषीय परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो लेखिका महादेवी वर्मा जिस क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी उसमें देश के विभिन्न भागों की छात्राएं पढ़ती थी। उनके साथ में छात्रावास में जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बात करती थी। जेबुन्निसा मराठी शब्दों का प्रयोग करती थी, तो कुछ लड़कियां खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करती थी। तो इस प्रकार से वहाँ पर पढ़ने वाली सभी छात्राएं परस्पर व्यवहार में अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके सुंदर वातावरण बना देती थी। तो वह एक प्रकार से बहुभाषी परिवेश बन जाता था। प्रश्न 8। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर करके आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो मनुष्य को अपने बचपन की कई बातें एवं घटनाएं सदैव याद रहती हैं और वह जब भी उनका संस्मरण करता है तब रोमांचित हो उठता है। तो मेरे बचपन में पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर के आए हुए लोगों के लिए सरकार ने नई बस्तियों का निर्माण किया। जयपुर शहर के आदर्श नगर तथा सिंधी कैंप आदि क्षेत्रों में उन लोगों को बसाया गया था। यद्यपि भारत में उस समय माहौल कुछ अशांत था, परंतु इन शरणार्थी बसेरों में अनुपम शांति एवं भाईचारा विद्यमान था। वे लोग आपस में बढ़ चढ़ करके सहयोग करते थे और मेल मिलाप रख करके उद्यमी बन रहे थे। उनमें ऊंच नीच या जाति पाति का जरा सा भी भेदभाव नहीं था, यानी कि सब लोग आपस में मिल करके रह रहे थे। वे केवल मानवता और मानवीय संवेदना जानते थे तथा सदा एक दूसरे से स्नेहपूर्ण भाषा में वार्तालाप करते थे। इस प्रकार के वातावरण को देख करके हमें काफ़ी प्रसन्नता होती थी और हमारे परिवार भी उनसे एकदम घुल मिल करके रहने लगे थे। प्रश्न 9। महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो बच्चों, यह बहुत आम बात है कि जब हम किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और जब हमारा नाम पुकारा जाता है तो उससे पहले हमें थोड़ी बेचैनी होती है। तो किस प्रकार की बेचैनी आपने अनुभव की है वह आपको डायरी में लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए एक बेचैनी का अनुभव दिया गया है कि हमारे विद्यालय में 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। मुझे उसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा पर आधारित एक कविता पढ़नी थी। हालांकि मैंने अपनी कक्षा में और अंतः कक्षा प्रतियोगिताओं में अनेकों बार कविता का पाठ किया था, परंतु इस प्रकार के सांस्कृतिक मंच से कविता पढ़ने का यह पहला ही अवसर था। कार्यक्रम प्रारंभ होने पर मंच संचालक ने जो वक्ताओं के नामों की घोषणा की, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मन धक धक करने लगा था और मन में घबराहट होने लगी थी कि कहीं मैं कविता भूल ही ना जाऊं। तो इस प्रकार की बेचैनी अक्सर सभी को होती है।
हथेलियों पर पसीना आ गया, परंतु मैं मन को सांत्वना भी देता रहा। उद्घोषक महोदय ने जो ही मेरा नाम पुकारा, मैं स्वयं को संयमित करके माइक पर पहुंचा। फिर बड़ी सावधानी और धैर्य से कविता का पाठ करने लगा। मेरा कविता पाठ समाप्त होते ही सभी ने तालियां बजाईं और आचार्य जी ने मुझे शाबाशी दी। तो इस तरह से कविता पाठ की सफलता ने मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। भाषा अध्ययन। प्रश्न 10, पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ करके लिखिए। और शब्द हैं विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड और शांति। तो इनके हमें विलोम शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। तो देखिए शब्द है विद्वान, तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? मूर्ख। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, और इसका विलोम हुआ सीमित। निरपराधी यानी कि जो अपराधी नहीं है, तो इसका विलोम क्या हुआ? अपराधी। दंड पुरस्कार। शांति, और इसका विलोम हुआ अशांति। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। जैसे यहाँ पर एक दे रखा है निराहारी, तो इसमें निर उपसर्ग है, आहार मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। इसी प्रकार से जो बाकी के शब्द दे रखे हैं उनमें हमें उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करके लिखना है। तो आइए इन शब्दों को देखते हैं। तो देखिए शब्द है निराहारी, तो इसमें मूल शब्द क्या है? आहार। इसमें उपसर्ग है निर और प्रत्यय है ई, तो क्या बन गया? निराहारी। अब है सांप्रदायिकता, इसमें मूल शब्द क्या है? दाय, और उपसर्ग है इसमें सम और प्र, ये दो उपसर्ग हैं, और प्रत्यय भी इसमें दो हैं, इक और ता, तो इक प्लस ता। इस तरह से बना सांप्रदायिकता। अब है अप्रसन्नता, तो इसमें मूल शब्द है प्रसन्न, उपसर्ग है ए और प्रत्यय है ता। अपनापन, तो इसमें मूल शब्द है अपना और प्रत्यय है पन। किनारीदार, इसमें मूल शब्द है किनारी और प्रत्यय है दार। स्वतंत्रता, तो इसमें मूल शब्द है तंत्र, उपसर्ग है स्व और प्रत्यय है ता। प्रश्न 12, निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। उपसर्ग हैं अन, अ, सत, स्व और दुर, तो इनकी सहायता से हमें दो दो शब्द लिखने हैं। इसी प्रकार से प्रत्यय हैं दार, हार, वाला और अनीय, इनसे भी हमें दो दो शब्द बनाने हैं। तो आइए इन शब्दों को देखते हैं। तो देखिए उपसर्ग है अन, अब इनसे शब्द देखते हैं। अन से अनपढ़, अनुपयोगी, अनाचार और अनंत, तो ये अन उपसर्ग लगा करके बनाए गए हैं। अब है उपसर्ग ऐसे अकाल, अनाथ, असत्य और अनादि। सत, सत्कर्म, सत्कार, सज्जन और सद्गति। स्व से स्व उपसर्ग है, तो स्वदेश, स्वार्थ, स्वधर्म और स्वतंत्र। दुर से दुराचार, दुर्लभ, दुर्दशा और दुर्गति। तो इस प्रकार से इन उपसर्गों से ये शब्द बनेंगे। अब है प्रत्यय, तो दार, तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो दार में मालदार, जमींदार, दुकानदार और किराएदार। प्रत्यय है हार, तो पालनहार, सृजनहार और मणिहार। बाला, तो पान बाला, दूध बाला, बांसुरी वाला और गाड़ी वाला। अनीय, तो पूजनीय, तो इसमें अनीय प्रत्यय है। माननीय और पठनीय, तो इस प्रकार से ये इन प्रत्ययों से शब्द बनेंगे। प्रश्न 13, पाठ में आए हुए सामासिक पदों को छांट करके विग्रह कीजिए। तो जैसे पूजा पाठ,
तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पूजा और पाठ। तो आइए इसी प्रकार से और शब्दों को देखते हैं। तो देखिए, पद है पूजा पाठ, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पूजा और पाठ। विग्रह यानी कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? पूजा और पाठ। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। परम धाम, परम है जो धाम, तो ये कर्मधारय समास। और विग्रह क्या हुआ इसका? परम है जो धाम। दुर्गा पूजा यानी कि दुर्गा की पूजा, तो क्या हुआ? तत्पुरुष समास। कुल देवी, कुल की देवी, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्रों का समूह, तो ये क्या हुआ? दिग्गु समास। रोना धोना, तो रोना और धोना, इसमें और का लोप है, तो क्या हुआ ये? द्वंद्व समास। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन, तो क्या हुआ? तत्पुरुष समास। छात्रावास, छात्राओं के लिए आवास, ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास। निराहार, बिना आहार के, ये क्या हुआ? अव्ययीभावी समास। चाची ताई, तो चाची और ताई, तो ये द्वंद्व समास हुआ। मनमोहन यानी कि मन का मोहन है जो वह, यानी कि कृष्ण, तो ये क्या हुआ? बहुब्रीहि समास। जन्मदिन, जन्म का दिन, तो ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास। कृपा निधान, कृपा के निधान, ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास। पाठेतर सक्रियता। प्रश्न 1, बचपन पर केंद्रित मैक्सिम गोर्की की रचना मेरा बचपन पुस्तकालय से लेकर के पढ़िए। तो मेरा बचपन मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखित यह पुस्तक 1913-14 में रूसी भाषा में डेट्सवो के नाम से प्रकाशित हुई थी। इस किताब का अंग्रेजी में चाइल्डहुड के नाम से अनुवाद भी किया गया था, यानी कि यह पहले रूसी भाषा में प्रकाशित हुई थी, फिर इसे चाइल्डहुड के नाम से इसे अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। आत्मकथा के अगले संस्मरणों की तरह से माय चाइल्डहुड में लेखक के अनुभवों को व्यक्तिगत चित्रों और घटनाओं के विवरण के माध्यम से परखा गया है। वह उन लोगों और परिस्थितियों के बारे में बताता है जिनका सामना उसने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में किया था। वह बताता है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ज़्यादातर समय अनुपस्थित रहती थी और उसका पालन पोषण उसके क्रूर दादा के हाथों में था। वह अपनी अशिक्षित लेकिन प्यारी दादी का एक सम्मोहक चित्र भी बनाता है। 12 साल की उम्र में घर छोड़ करके युवा गोर्की आत्मनिर्भरता सीखता है और पढ़ करके खुद को शिक्षित करना शुरू कर देता है। और इस पुस्तक को बच्चों आप अपने लाइब्रेरी में से लेकर के भी पढ़ सकते हो, या नेट वगैरह पर भी ये उपलब्ध रहती है, तो आप इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न 2, मातृभूमि अ विलेज विदाउट विमेन 2005 फिल्म देखें। मनीष झा के द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या की त्रासदी को अत्यंत ही बारीकी से दिखाया गया है। तो इस फिल्म में बच्चों कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताया गया है, और इस फिल्म को आप ज़रूर से देखें। यह नेट वगैरह पर सब पर मौजूद है, तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। मातृभूमि अ विलेज विदाउट विमेन। प्रश्न 3, कल्पना के आधार पर बताइए कि लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का रूप कैसा होगा। तो लड़कियों की संख्या कम होने से परिवार एवं समाज में मधुर स्नेह संबंध कम हो जाएंगे। भैया दूज, राखी आदि त्योहार की रौनक फीकी पड़ जाएगी। लड़की कोमलता, मधुरता, त्याग भावना, स्नेह भाव एवं सेवा भावना आदि से मंडित रहती है। लड़कियों के न होने या कम होने से परिवार में इन मधुर भावनाओं का लोप हो जाएगा। इस तरह से समाज की दशा एकदम नीरस, दयनीय तथा चिंतनीय बन जाएगी। भारत में लड़कियों की संख्या कम होने पर समाज का रूप बिखर जाएगा। यदि लड़कियों का जन्म नहीं होगा तो अनेक युवक बिना विवाह किए रह जाएंगे। समाचार में लड़कियों की खरीद फरोख्त का दुराचार चल पड़ेगा।
एक लड़की के लिए 3-4 लड़के वर रूप में सामने आएंगे, तब लड़की वालों से दहेज की मांग भी कोई नहीं करेगा। उल्टे लड़के वालों को लड़की के गरीब पिता की आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी। शब्द संपदा। तो बच्चों ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। तो इसमें देखिए परम धाम, परम धाम का क्या मतलब है? स्वर्ग। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का मतलब सम्मानित। नक्काशीदार, तो बेल बूटे के काम से युक्त। फूल, तांबे और रागे के मिल से बनी हुई एक मिश्र धातु। निराहार, निराहार यानी कि बिना कुछ खाए पिए, भूखे पेट। पदक, पदक क्या होता है? प्रशंसा सूचक पुरस्कार, जो सोने, चांदी या अन्य धातु से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा होता है, जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। प्रभाती यानी कि सवेरे गाए जाने वाला गीत, प्रभात गीत। लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी, जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। वाइस चांसलर, कुलपति, जो किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के होते हैं, तो वाइस चांसलर क्या होते हैं? कुलपति। स्त्री दर्पण, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वर नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।